हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे जिससे आप भूल न जाओ, क्विकली रिविजन करेंगे। मॉन्की पॉक्स का पहला केस भारत में केरल में मिला है और NIRF रैंकिंग में एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनी है ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए जागृति नाम से एक शुभंकर लॉन्च किया है, यानी कि मस्कट लॉन्च किया है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है और अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से दिया मिर्जा और अफरोज शाह को सम्मानित किया है। अभी हाल में दोस्तों राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हो चुकी है। 15 जुलाई से ये शुरू हो चुका है और चलेगा 24 जुलाई तक। अभी हाल में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO इसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी की घोषणा करी गई और वो चुना गया है भारत की वाराणसी शहर को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोस्तों ये केंद्रीय मंत्रालय के सेवा पोर्टलों में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी टॉप पोजीशन हासिल करी हुई है। ICC ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को 10 महीनों के लिए बैन कर दिया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल के दिन की वीडियो से, जिसका आपने रिविजन किया। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो कि CM हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के ये CM हैं करंट टाइम पर। तो इन्होंने उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। इसका मेन उद्देश्य दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, पुलिसिंग व्यवस्था को और बेटर बनाने के लिए। उत्तराखंड में राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था को और बेटर बनाने के लिए ये किया गया है। इसमें राज्य पुलिस की 5 सेवाएं एकीकृत की गई। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड ने प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू कर दी है और ऐसा करने वाला ये बन गया है पहला राज्य। क्लियर है? तो उत्तराखंड से ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 2025 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों 2025 में इस इवेंट की घोषणा हो चुकी है कि कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा 2025 में टोक्यो जापान में, जहां पर इस बार ओलंपिक हुआ था। याद होगा आपको, टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था। तो 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होगा। अच्छा, अभी क्यों अनाउंसमेंट हुई? क्योंकि अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप चल रहा है। जब दोस्तों कोई इवेंट चल रहा होता है तो 1-2 संस्करण के बाद वाला संस्करण जो है उसका अनाउंसमेंट अमूमन हो जाता है, अगला वाला ऐसे ही कंफर्म रहता है ये फिलहाल के लिए। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। 18वें एडिशन में अभी इसकी घोषणा करी गई है। 18वां एडिशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ओरेगन में हो रहा है और उसके बाद 19वां होगा, फिर होगा 20वां, और ये 20वां जो होगा ये होगा 2025 में, 19वां होगा 2023 में। ध्यान रहे आपको कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होता है ये 2-2 साल के अंतराल पर होता है, यानी द्वैवार्षिक होता है। तो 2021 वाला था वो अब 2022 में हो रहा है कारण ड्यू टू कोविड-19, लेकिन 2021 के बाद 2023 में जो होना था वो अपने ही टाइम पर होगा, वो होगा बुडापेस्ट में। फिर 2023 के बाद 2025 में होगा, कहां पर होगा? टोक्यो जापान में। क्लियर है बिल्कुल? तो फिलहाल 2022 वाला ये चल रहा है 15 से 24 जुलाई अमेरिका में। नीरज चोपड़ा इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय टीम को लीड कर रहे हैं। ओके, तो अब ध्यान रहे ये वाला 18वां है, फिर 19वां, फिर होगा 20वां। अगला, हाल ही में कहां पर PM मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है यूपी के जालौन जिले में। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। PM मोदी इनॉग्रेट 296 किलोमीटर लॉन्ग, ये 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। ये चित्रकूट को दोस्तों दिल्ली से जोड़ेगा। लेकिन कैसे जोड़ेगा? ये एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की मदद से दिल्ली को कनेक्ट करेगा, बुंदेलखंड रीजन को। तो 14,850 करोड़ की लागत आई है, 296 किलोमीटर की लंबाई है, 4 लेन ये एक्सप्रेसवे होगा। यूपी के जालौन जिले में उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है।
कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था यूपी में अब हो चुके हैं 13 एक्सप्रेसवे, मतलब 13 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और 13 एक्सप्रेसवे वाला ये भारत का इकलौता राज्य होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे 6 एक्सप्रेसवे तो दोस्तों ये एक प्रकार से इसका उद्घाटन हो चुका है और अभी निर्माणाधीन है बाकी के 7, ठीक है ना। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से है, कितना कितना दूर है। अभी ये छठा जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन किया गया। कुछ दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन किया गया था, है ना। तो ये होना चाहिए। एक चीज और मैं आपको एक्सप्रेसवे से बताना चाहूंगा, अभी द्वारका एक्सप्रेसवे राजमार्ग जो है ये भारत का पहला एलिवेटेड शहरी राजमार्ग बना था। ये मतलब बनाने की घोषणा करी गई थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हालांकि यूपी का नहीं है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे राजमार्ग भी आप याद रखेंगे। अगला, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास अनुमान कितना है। तो दोस्तों क्रिसिल ने एक बार फिर से अपने रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। इस बार कर दिया इसने 7.3%। इससे पहले 7.8% पर किया था, अब 7.3% कर दिया है। घटाया क्यों? तो दोस्तों घटाने के पीछे का कारण बताया है क्रिसिल ने कि भारत में इस समय मुद्रास्फीति की स्थिति सही नहीं है और भारत में तेल की कीमतों में वृद्धि दिख रही है और उसके बाद फिर अभी क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल मार्केट में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। साथ ही साथ भारत के प्रोडक्ट की निर्यात में मांग में कमी भी आ रही है। इन सब चीजों को देखते हुए 7.3% इस बार की जीडीपी ग्रोथ रेट होने का अनुमान बताया है क्रिसिल ने। क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग वगैरह जारी करती है। क्लियर है ना बिल्कुल। अच्छा, सावन चल रहा है दोस्तों, आज सावन का सोमवार भी है, तो श्रावण मास की सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। इस श्रावण मास में दोस्तों आप लोगों के लिए एक खास ऑफर चल रहा है, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप किसी भी एमजीटी ई बुक को या फिर किसी भी एमजीटी वीडियो कोर्स को लेते हैं। तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा महादेव, याद रहे कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस MAHADEV। अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। ई बुक और कोर्सेज दोनों पर डिस्काउंट है, केवल और केवल एमजीटी ऐप पर मिलेगा। आप UPSSC का पीटी बैच ले सकते हो और ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच ले सकते हो, जिसके तहत आपको ग्रुप डी का जीएस कंप्लीट तैयार कराया जा रहा है। बहुत ही शानदार बैचेस हैं दोस्तों, आप जाकर के इनका फायदा उठाइए। इसमें आपको ई बुक्स वगैरह भी फ्री में मिल रही हैं। चलिए, तो एमजीटी ऐप पर आप जाकर के पा सकते हैं। एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश में पहली बार रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट जारी किया गया। तो ये जारी किया गया दोस्तों यूके में, यूके या कहें ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पहली बार ऐसा हुआ है जब 40 डिग्री सेल्सियस का अनुमान का आंकड़ा पता लगने पर इन्होंने रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट जारी कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हीट वेव को देखते हुए इसने एक रेड अलर्ट जारी कर दिया अपने नागरिकों को कि हीट वेव चलेगी तगड़े से, ठीक है ना, सतर्क हो जाओ। और इन्होंने ये बताया कि 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो सकता है वहां पर आगे आने वाले टाइम पर। अब आप सोचो, हमारे यहाँ अगर बात करें इंडिया में 40 से 45 तो बिल्कुल अमूमन होता है, नॉर्मली टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है यूरोपियन कंट्रीज की। यूरोपियन कंट्रीज में दोस्तों ठंडी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस का पहुँच पाने का मतलब है वहाँ के नागरिक झेल जाएंगे, उनकी सहन शक्ति उतनी क्षमता नहीं होती है। जैसे अभी आप चले जाओ भारत में ही अगर देख लो, साउथ में अगर आप चले जाओ तो वहाँ के लोगों के बीच सहन शक्ति ज़्यादा होती है, ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं उत्तर भारत के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर उत्तर भारत की भी बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर 40 से 45 पहुँच जाता है पारा आराम से गर्मियों में अमूमन। लेकिन यहाँ पर यूके में 40 डिग्री सेल्सियस का वो पाने पर, एक अनुमान पाने पर इन्होंने हीट के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है यूके के मौसम कार्यालय ने। एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, मौसम आपातकाल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना था आयरलैंड। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हालांकि 1-2 साल पुराना क्वेश्चन हो गया है, लेकिन जब जब दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो लोग पुराने क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं। अगला, आयकर विभाग के पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला निजी बैंक कौन बना। तो दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला, इंटीग्रेट होने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, कोटक महिंद्रा बैंक बिकम फर्स्ट टू इंटीग्रेट विद न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। अब इससे क्या होगा, इससे कोई भी व्यक्ति जो होगा जिसका अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में और वो इनकम टैक्स जमा करता है, तो उसको वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक के ही पोर्टल पर या उसके एप्लीकेशन पर या नेट बैंकिंग के माध्यम से वो पाएगा अपना ऑप्शन
जिसके थ्रू वो जा करके अपने डायरेक्ट टैक्सेस को भर सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस को पे कर सकता है। ठीक है ना। तो अब तक क्या था कि सरकारी बैंकों के लिए ही ये सुविधा थी, लेकिन पहला निजी बैंक या पहला प्राइवेट बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, देखिए मेरा काम होता है दोस्तों क्वेश्चंस को आपको आसान भाषा में समझाना। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, उसको दोबारा से समझा दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को एक बार समझ जाओगे तो वो आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप समझोगे नहीं, रटन रटाया पर रहोगे, तब फिर वो क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। करंट अफेयर आप इस तरीके से नहीं तैयार कर सकते हो। करंट अफेयर तैयार करना है तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा, करंट अफेयर को न्यूज की तरीके से सुनना होगा, ये खबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे है खबर ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक पहला प्राइवेट बैंक बन गया है, जिससे हम अपना इनकम टैक्स भी डायरेक्टली जमा कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलो, कोटक महिंद्रा बैंक 2003 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और उदय कोटक इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। ओके, अगला, हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों शिंजो आबे, जिनकी अभी हाल फिलहाल में हत्या करी गई थी, उनको अब जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा, लेकिन ये मरणोपरांत दिया जाएगा क्योंकि इनकी तो हत्या हो गई है। तो ये जो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, याहू न्यूज का है। इनको जो दिया जाएगा दोस्तों, ये पुरस्कार का नाम होगा द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द करेंसीथेमम। ये जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे अपने यहाँ सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है, भारत रत्न होता है। ऐसे ही वहां पर ये होता है। ये पाने वाले शिंजो आबे दोस्तों चौथे प्रधानमंत्री होंगे जापान के, वहां के जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद। शिंजो आबे दोस्तों ना सिर्फ जापान के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। कारण ये था, ये भारत के सपोर्ट में हमेशा रहा करते थे और चाइना को कड़ा जवाब देने में ये काफी अहम रोल निभाया करते थे, जिससे भारत को एक प्रकार से पावर मिला करती थी। तीसरी बात इनकी ये रही कि इन्होंने चाइना को काउंटर करने वाले एक ग्रुप क्वाड, इसको स्थापित कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी और इन्हीं की वजह से क्वाड कंट्रीज की स्थापना हो पाई और क्वाड कंट्रीज सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका है, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए है। इसके अलावा दोस्तों ये भारत में भी कई बार दौरा कर चुके हैं और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी इनको सम्मान किया जा चुका था। तो फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी अब हत्या हो चुकी है दोस्तों, इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मान किया जाएगा जापान में। अगला, हाल ही में कहा गया वैज्ञानिकों ने 8000 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलने वाली दुनिया का सबसे तेज सितारा खोजा। बना, मतलब यहाँ तो बना लिखा गया है। चलिए, कहाँ के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा? तो इसे खोजा है चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक के वैज्ञानिकों ने 8000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाला दुनिया का सबसे तेज सितारा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फास्टेस्ट स्टार नो टू मैनकाइंड फाउंड ऑर्बिटिंग मिल्की वेज ब्लैक होल एट 8000 किलोमीटर पर सेकंड। देखो ये जो है ना, ये ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। अब क्या पता इसी की स्पीड है 8000 किलोमीटर पर सेकंड की, या ब्लैक होल के ये चक्कर लगा रहा है तो ब्लैक होल के अंदर की जो ग्रेविटी होती है ब्लैक होल के पास की, उसकी वजह से इसकी स्पीड तेज हो गई है। ये बात तो साफ नहीं हुई है, लेकिन हाँ 8000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, तो जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया का सबसे तेज चलने वाला ये सितारा है। अभी हाल ही में चेक गणराज्य के कालोन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा हुआ है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। एनडीए पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार अपना किसे बनाया? तो एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी ने दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है जयदीप धनखड़ को। एक और ऑप्शन में नाम दिख रहा है आपको मार्गरेट आल्वा। ये दोस्तों ये विपक्ष की होंगी या कहें यूपीए के ये उम्मीदवार होंगी और जयदीप धनखड़ ये एनडीए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पक्ष के ये सत्ता पक्ष की और विपक्ष की ये उम्मीदवार होंगे। दोनों ही राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों। जयदीप धनखड़ तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और जबकि ये जो हैं मार्गरेट आल्वा ये 4 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं। ये राजस्थान की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, गुजरात की, गोवा की और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। दोनों ही केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मार्गरेट आल्वा तो 9 साल की केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जयदीप धनखड़ 2 साल केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो इन दोनों में अब होगा कंपटीशन उपराष्ट्रपति पद के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव तो आज होने वाला है, अभी इसके बारे में अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही है। अच्छा, एक चीज और, मार्गरेट आल्वा जो हैं ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ये क्वेश्चन भी आप बता सकते हैं
एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था और उत्तराखंड की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से नंबर के लिए 18 जुलाई कौन से नंबर के राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई 2022 को चुनाव हुआ? तो आज यानी कि 18 जुलाई को दोस्तों भारत के 14वें नहीं 15वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। 14वें तो राष्ट्रपति इस समय रामनाथ कोविंद जी हैं। 15वें राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। इसके लिए काउंटिंग शुरू होगी 21 को और रिजल्ट भी 21 तारीख को आ जाएगा। इसके बाद 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगा राष्ट्रपति का। अब भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए दो उम्मीदवार हैं, एक हैं द्रौपदी मुर्मू जी और एक हैं यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों इनकी जीत तो 99% कंफर्म हो चुकी है। जयदीप धनखड़ जी जो हैं ये विपक्ष की पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको भी याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि कभी कभी विपक्ष की पार्टी का उम्मीदवार भी पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके पीछे कारण ये है जो मैं आपको बोल रहा हूँ 99% कंफर्म है। कारण ये है कि इसमें विधायक और संसद देते हैं वोट, और विधायक और संसद किसकी तरफ हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं, ये पहले से ही अनाउंसमेंट होने लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कि गुप्त मतदान हो कि जा करके कोई अपना वोट बताएगा नहीं, जा करके वो वोट करेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होते हैं, पार्टियां पहले से अनाउंस कर देती हैं कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तो मैक्सिमम पार्टियां जो देश की हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। इस वजह से द्रौपदी मुर्मू जी ये आने वाली 25 जुलाई को शपथ लेंगी राष्ट्रपति पद के लिए। क्लियर है ना? बिल्कुल। इस पर मैंने पूरा डिटेल एक बार वीडियो भी बना करके आपको दी हुई थी, जिसमें पूरा कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे होता है। इसमें वेटेज होता है, इसमें सांसद और विधायक जो होते हैं वो वोट करते हैं, और प्रत्येक सांसद और प्रत्येक विधायक के लिए दोस्तों वेटेज होता है, और वो वेटेज के हिसाब से वोट गिना जाता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता द्वारा चुने गए जो राष्ट्रपति और जो विधायक और सांसद होते हैं वही वोट करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये वो विधायक नहीं होते हैं या वो सांसद नहीं होते हैं जो एक प्रकार से कहते हैं नहीं मनोनीत किए गए, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वोट वही करेगा जो जनता के द्वारा चुना गया हो। इसीलिए तो कहते हैं राष्ट्रपति एक प्रकार से बन तो रहा है जनता की ही सोच से, क्योंकि जनता ने जिस विधायक और सांसद को वोट करके जिताया है वही विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुन रहा है। ओके, इतना समझ में आया ना? अच्छा, वोट जो होगा ये बैलेट पेपर के माध्यम से डाले जाएंगे, इसमें ईवीएम वाला कोई बवाल नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड न्यूज होगी, वो मैं आपको दिन में कोई वीडियो बना करके कंफर्म कर दूंगा कि क्या कुछ हुआ आज, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अभी लास्ट डे का क्वेश्चन बनता है, इसका भी आंसर जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे पूछेंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य दोस्तों कर्नाटक था, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना, और प्री प्राइमरी स्कूलों में पहला राज्य लॉन्च करने वाला उत्तराखंड बना है। त्रिपुरा विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। ये 10 वो नाम हैं जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले और डिटेल के साथ आंसर किया था। स्वर्णेश्वर कुमार, सचिन गोरई, समा खातून, शुभम डे, अमित कुमार, एसके, श्वेता यादव, दिव्या एंजल, पूजा कुमारी, केटी, ये 10 लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया था। टॉप 10 आप लोग के भी नाम आ सकते हैं अगर आप डिटेल में आंसर करते हैं सबसे पहले। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन में सदस्य देश कितने हैं और इनके नाम क्या क्या हैं? ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, अगर आप वो बता सको तो मजा ही आ जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला किसने गाया हुआ है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको। एमजेटी ऐप पर जाइएगा, फ्री में क्विज और पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती रहती हैं और वन लाइनर भी भेजा जाता है, आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।